दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि खर्चा आपका कितना आएगा। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको एक ओवरऑल खर्चा आज बताऊंगा। जो मैं आपको खर्चा बताऊंगा वो बताऊंगा आपको मैं यूरोज़ के अंदर, ठीक है। और हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, किसी मेरे भाई की बहुत काम आएगी जानकारी। इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो और हमारी सर्विसेज लेनी हो, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा या काउंसलिंग, तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। अब यार सबसे पहली बात तो ये है भाइयों, यार एक चीज़ देखो कि आप कौन से वीज़े पे आना चाह रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होती है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ, पूरा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ है होता है टूरिस्ट वीज़ा। अब टूरिस्ट वीज़ा अगर आप किसी तरीके से शेंगन कंट्रीज़ में एंटर हो जाते हो, ठीक है, कोई भी किसी भी कंट्री में एंटर हो जाते हो, जैसे कि आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था फ्रांस का और आप फ्रांस में एंटर हो गए। अब आपके आगे तरीके क्या हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फ़िलहाल के लिए तरीका यही है कि अगर आप फ्रांस में अगर एंटर हो जाते हो, मान के चलो कोई भी कंट्री है, ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। अगर आप फ्रांस में एंटर हो गए और उसके बाद में आपको आना है पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल में आके आप आर्टिकल 92 का प्रोसेस फॉलो करते हो, जिसके लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने डाली हुई है, ठीक है, वीडियो, तो उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे। उसके अंदर क्या होगा कि आपका जो खर्चा आएगा ना, वो आएगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार यूरो के बीच में, ठीक है, जिसके अंदर हम आपका जो है कोर्स वगैरह सब कुछ प्रोसेस करवाएंगे, ठीक है। खैर, ये आप अपने आप भी कर सकते हो, जो कोर्सेज होते हैं उसकी रेंज होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए, और इसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर किसी से भी आप करवाएंगे, ठीक है, तो हर चीज़ की फ़ीस रहती है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस इसके अंदर इतनी हो जाती है। तो ये मान लो टूरिस्ट वीज़े पे आओगे तो कम से कम आपका ये लगा लो 7 से 8 हज़ार यूरो के आसपास खर्चा होगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप आते हो, क्योंकि देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता टूरिस्ट वीज़ा लेना। गल्फ़ कंट्री में जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, है ना, उनको पता होगा कि टूरिस्ट वीज़ा लेना, शेंगन वीज़ा कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बेकार प्रोफाइल पे वीज़ा मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल है, मैनेजर का वीज़ा या कुछ भी है, ठीक है, जो दुबई में मेरा भाई काम कर रहा है, या इंडिया में किसी की मैनेजर की पोजीशन है, ठीक है, उसको भी वीज़ा जो है नहीं मिलता। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, और उन्हीं के ऊपर ये सारा कुछ, ये सारा जो वीज़े का सिस्टम है, ये वही जो है उन्हीं के हाथ में है कि आपको देना है कि नहीं देना। अब बात करेंगे दोस्तों कि वर्क परमिट पे अगर आप आ जाते हो, वर्क परमिट के आने के बाद आपके ऑप्शन क्या है। देखो यार, वर्क परमिट में जब आप आते हो, पहली बात होती है दो तरह के वर्क परमिट आपको मिलेंगे। पहला होता है सीजनल और एक होता है नॉन सीजनल। अब जो सीजनल की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, उसको आप ध्यान से सुनना। जो सीजनल है वो रहता है 9 महीने के लिए, कई कंट्री में 6 महीने का भी होता है और 3 महीने का भी होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज़, सीजनल वर्क परमिट इन जनरल एक्सटेंडेबल होता भी है, नहीं भी होता, ये भी डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री बेसिस पे। अब इसके अंदर खर्चा कितना आता है। अब सीजनल वर्क परमिट की यार कॉस्टिंग कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। अब अगर आप मान लो अगर आप मेरे से करवाते हो, ठीक है, हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। अगर आप खुद भी अप्लाई करोगे तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है, मैं जेन्युइन कॉस्टिंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक बताता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा कि मतलब जैसे ओवरऑल एवरेज बताऊँगा मैं कितना इसका प्राइस पड़ जाता है। यार देखो, कोई भी आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करोगे ना, सीजनल या नॉन सीजनल, इसके अंदर आपका जो खर्चा आएगा ना, वो तकरीबन 5-6 लाख से कम ही आएगा, ठीक है। वर्क परमिट की बात कर रहा हूँ मैं। वर्क परमिट के बाद में आपके बाकी ये खर्चे होते हैं, वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी और उसके बाद वहाँ पे पैसे देने, वीएफएस के अंदर जाके एम्बेसी फ़ीस जो होती है, और फ्लाइट के खर्चे, ये मिला मिलू के आपका कोई वही देखो 7 से 8 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा इसमें। अब आप जब वहाँ जाओगे, उस कंट्री के अंदर आप जॉब करोगे, तो वो पैसा आप फिर रिकवर करना धीरे धीरे आप शुरू भी कर दोगे। ये भी एक चीज़ है इसके अंदर। तो ये तो हो गया दोस्तों वर्क परमिट का, ठीक है। तो वर्क परमिट के बाद आप सेटल हो जाते हो एक तरह से, क्योंकि आप पैसे कमाते हो, तो बाद में अपनी जॉब आप देख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। उस कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होने का भी आपको ऑप्शन होता है, हर तरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तीसरी बात करेंगे, तीसरा होता है स्टडी परमिट, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा एक मैं चीज़ बोलूँगा कि जो पता क्या है, जितने भी अब इंडिया में एजेंट है ना, अब उनको ये लगता है कि चलो ठीक है, वर्क परमिट का जो काम है, इंडिया में अपॉइंटमेंट मिलनी थोड़ी मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, वो अब डायरेक्टली जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर स्विच हो गए हैं। स्टूडेंट वीज़ा जो है, ठीक है, अब बहुत ही डिमांड में है इंडिया के अंदर। देखो ये काम बहुत बढ़िया है, इसके अंदर जो है वीज़ा लग भी जाता है, लेकिन इसके अंदर जो कॉस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा आती है। कैसे कि देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपने जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो तकरीबन आपकी जो कॉस्टिंग है वो आ जाएगी 20 से 25 लाख रुपये ज़्यादा ही, ठीक है। ये तो मैं अभी आपको कम बता रहा हूँ। तो 20 से 25 लाख रुपए ये स्टार्टिंग है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग के अंदर आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है।
जिसकी जो अक्सर जो फ़ीस होती है वो होती है 10 लाख के आसपास। अब कोई और कंट्री में अप्लाई कर रहे हो उसका रेट अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं जर्मनी का बता रहा हूँ। अगर आप सस्ते से सस्ता स्टूडेंट वीज़ा भी अगर अप्लाई करते हो शेंगन कंट्रीज़ का, जिसकी हम बात करेंगे, मान के चलो अगर आपने अप्लाई कर लिया लातविया का, लिथुआनिया का, पोलैंड का या माल्टा का, इन कंट्रीज़ का, इनके अंदर आपको जो स्टडी परमिट के अंदर आपको जिसकी कॉस्टिंग आएगी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9,000 यूरो के बीच में। तो आप ये लगा लो कि मतलब खर्चा इसमें बहुत आता है, ठीक है, स्टडी परमिट के अंदर। लेकिन वीज़ा भी इसके अंदर जो है ना, सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता है और शो मनी भी रहती है इसके अंदर। तो वही पड़ जाता है कि मतलब आपको ना 13-14 लाख रुपए के आसपास आपके पास में, या 15 लाख के आसपास आपके पास में चाहिए, क्योंकि इसमें शो मनी भी रहेगी, ठीक है। और सबसे इसमें मैं आपको क्या सुझाव देता हूँ, आपको किस पे आना चाहिए। अब देखो यार, ये तो अपनी अपनी इच्छा है। अब कोई मेरा भाई है, ठीक है, अगर वो ये सोचता है कि यार टूरिस्ट वीज़े पे आके मेरा खर्चा बच जाएगा, बचेगा, ज़रूर बचेगा, इनिशियली बचेगा। लेकिन जब आप एक बारी आओगे तो आने के बाद में आपका जो खर्चा यहाँ पे रहने खाने पीने का, ठीक है, जॉब ढूंढने का, पेपर वर्क कन्वर्ट करवाने का, ठीक है, ये सब चीज़ों में खर्चा फिर भी हो जाता है। आना सस्ता है लेकिन यहाँ पे आके खर्चा होगा। इंडिया से तैयारी करके आओगे, जैसे वर्क परमिट लेके आओगे, उस वीज़े पे आओगे, तो यहाँ पे खर्चा उतना होगा नहीं। यहाँ आओगे, यहाँ पे पैसे कमाओगे। स्टूडेंट वीज़ा पे आओगे तो आपको यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन आपके खर्चे यहाँ पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ अपने हिसाब से आप खुद देखिए कि आपको क्या आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो है सूट करता है, ठीक है। क्योंकि देखो हर एक की सिचुएशन अलग होती है, हर एक का केस अलग होता है। किसी की उम्र वर्क परमिट के लिए होती नहीं है, एलिजिबल नहीं होता वो। किसी की उम्र होती है स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होती, उसको वर्क परमिट पे आना पड़ता है। और कोई बंदा होता है वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये दोस्तों डिपेंड करता है, ये हर एक का अपना अपना केस टू केस बेसिस पे होता है और ओपिनियन भी अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या बेटर लगता है, उस हिसाब से आप आइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना किसी मेरे भाई को, ठीक है, बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। अगर आपने मुझसे बात करनी हो तो नीचे जाके आप कॉल मेरे साथ बना के मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगली किसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।